नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है विश्व सूखा एटलस, यानी वर्ल्ड ड्रॉट एटलस। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी विश्व सूखा एटलस यानी वर्ल्ड ड्रॉट एटलस के अनुसार 2050 तक लगभग 75% आबादी सूखे से प्रभावित होगी। यानी विश्व की जो पूरी टोटल जनसंख्या है आपकी, वो 2050 तक 75% आबादी सूखे की चपेट में होगी। अब देख लेते हैं विश्व सूखा एटलस के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन यानी UNCCD, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र द्वारा लॉन्च किया है। यानी इसे UNCCD और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र ने मिलकर के लॉन्च किया है। बात करें अगर UNCCD के बारे में, तो UNCCD का जो ड्राफ्ट था वो 17 जून 1994 को लॉन्च किया गया। साइन किए 14 अक्टूबर से 1994 से लेकर 13 अक्टूबर 1995 तक साइन किए गए इसमें। ये प्रभावी हुआ 26 दिसंबर 1996 से, और इसके जो सदस्य देश हैं वो 197 सदस्य देश हैं। यानी UNCCD के सदस्य देश 197 हैं, 197। इसका जो पहला सम्मेलन जो दोस्तों भारत में जो सम्मेलन हुआ है वह COP 14 के नाम से नई दिल्ली में 2019 में हुआ था। अगर पहले सम्मेलन की बात करें तो पहला सम्मेलन, यहाँ पे रेट नहीं होगा, रोम होगा। पहला सम्मेलन इटली की राजधानी रोम में 1997 में हुआ था। यह एटलस सीमा रिसर्च फाउंडेशन इटली, व्रीजे यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम नीदरलैंड, UN यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी जर्मनी ने साथ मिलकर के तैयार किया है। दोस्तों, इस चित्र में आपको विश्व सूखा एटलस को दिखाया गया है। इसमें जो रेड कलर से क्षेत्र हैं वो सूखा से प्रभावित क्षेत्र हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में आपका पश्चिमी भाग है, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग हैं, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ भागों को सम्मिलित किया गया है, एशिया और यूरोप के कुछ भागों को सम्मिलित किया गया है। यानी ये जो क्षेत्र हैं ये सूखे के प्रभाव में सबसे ज़्यादा हैं। यह एटलस इस बात पर जोर देता है कि सूखा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि असंवहनीय जल उपयोग, खराब भूमि प्रबंधन और शहरीकरण जैसे मानवीय कारकों के कारण और भी गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सूखे का कारण केवल प्राकृतिक नहीं होता, मानवीय क्रियाएं भी होती हैं। यह जो एटलस है यह सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी, डेटा साझाकरण और सक्रिय जोखिम प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। एटलस के कुछ प्रमुख अंशों को देख लेते हैं। तो सूखे के जोखिम आपस में जुड़े हुए हैं, जो जल आपूर्ति, कृषि, जल विद्युत, अंतर्देशीय नौवहन और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यानी कि सूखे का जो प्रभाव होता है वो जल आपूर्ति पर पड़ता है, कृषि जल विद्युत पर पड़ता है, अंतर्देशीय नौवहन पर होता है और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ता है। इन जोखिमों में जल विद्युत उत्पादन में कमी, यानी जब मरुस्थलीकरण होगा तो जल विद्युत उत्पादन में कमी आएगी, जिसके कारण ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और बिजली की कटौती भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवधान भी होता है, जैसे कि पनामा नहर के मामले में देखा गया है। इसके अलावा खाद्य जल भूमि संबंध एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां कृषि वैश्विक मीठे पानी का 70% उपयोग करती है। यानी जितना भी पृथ्वी पर मीठा जल है उसका 70% जो उपयोग होता है वो कृषि कार्यों में होता है, जिससे यह सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।
एटलस में बताया गया है कि कैसे कृषि उत्पादन, विशेष रूप से जल कमी वाले क्षेत्रों में आभासी जल हस्तांतरण के माध्यम से वैश्विक जल संकट को बढ़ाता है। जहां जल तनाव वाले क्षेत्रों को निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन से नुकसान होता है। इस रिपोर्ट में यूएस, ग्रेट प्लेन्स, बार्सिलोना, यांगतीजी नदी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका सहित कई क्षेत्रों में 21 केस स्टडीज भी शामिल हैं, जो सूखे के मुद्दों के वैश्विक दायरे को दर्शाता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं और उनका नाम क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी राजधानी भी बतानी है। ठीक है, सूखे से निपटने के लिए एटलस 3 क्षेत्र में रणनीतियां प्रदान करता है। कौन कौन से? शासन, भूमि उपयोग प्रबंधन और जल प्रबंधन। यानी कि इन क्षेत्रों में काम किया जाए अगर, तो सूखे से निपटा जा सकता है। अब बात मरुस्थलीकरण की है, तो मरुस्थलीकरण को देख लेते हैं होता क्या है। तो मरुस्थलीकरण भूमि का क्षरण है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। इसमें पहले से ही शुष्क भूमि क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाता है। यानी एक क्षेत्र ऐसा है जो पहले से ही शुष्क है तो और अधिक तेजी से शुष्क हो जाता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण की वजह से उत्पादक मिट्टी खराब हो जाती है और पानी, जैव विविधता और वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है। कारणों की बात करें कि मरुस्थलीकरण के कारण क्या हैं, तो जैसे वनों की कटाई है, अत्यधिक चराई, असंवैधानिक कृषि पद्धतियाँ, खनन, जलवायु परिवर्तन, ये ऐसे कारण हैं जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। प्रभाव की बात करें कि किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे जैव विविधता में हानि, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, मिट्टी की उर्वरता में कमी, सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, कृषि, जल संसाधन और खाद्य सुरक्षा में आर्थिक क्षति होगी, गरीबी, खाद्य असुरक्षा, जबरन पलायन और संसाधनों पर संघर्ष बढ़ना तय है। तो ये सूखे के प्रभाव भी पड़ेंगे। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में। तो हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में UNCCD का COP16 का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत में कब हुआ था, तो COP14 हुआ था 2016 में, 19 में। इस बार कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ है। COP16 का विषय है हमारी भूमि और हमारा भविष्य, यानी इसका थीम है। इस सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय के लाभ के लिए भूमि को बहाल करने और सूखे से निपटने के लिए निवेश और कार्रवाई में तेजी लाना है। सन 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 3 वैश्विक संगठन स्थापित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन यानी UNCCD, इसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो ड्राफ्ट आया था वो 9 मई 1992 को आया था। साइन 4 से 14 जून 1992 में किए गए। 20 जून 1992 और 19 जून 1993 को भी साइन किए गए। इफ़ेक्टिव की बात करें तो ये प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 से। इसके सदस्य देश 198 हैं। ठीक है, UNCCD के 197 थे और UNFCCC के 198 सदस्य देश हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका जो ड्राफ्ट आया था 22 मई 1992 को आया था।
साइन किए गए 5 जून 1992 से लेकर 4 जून 1993 तक, और जो ये प्रभावी हुआ 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ। और इसके जो सदस्य हैं आपके वो 196 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो यानी UNCCD के सदस्य देश 197, UNFCCC के 198 और CBD के सदस्य देश 196 हैं। ये संगठन प्रकृति के साथ संतुलन बहाल करने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण के तहत मिलकर काम करते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख सूखा क्षेत्र हैं, उन्हें भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे आपका कैलिफोर्निया है, सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप है, नॉर्दर्न ओंटारियो पेरी प्रोविंस है, सेंट्रल एंड साउदर्न साउथ अमेरिका है, अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, नमीबिया और साउथ अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। ठीक है, इसके अलावा नॉर्दर्न चाइना फेमाइन, ग्रेट फेमाइन भारत का है ये। ठीक है, ग्रेट फेमाइन भारत का, मिलेनियन ड्रॉट ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं कि प्रमुख ऐसी सूखा से संबंधित घटनाएं हैं जो अभी तक घटी हैं। अगर निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो विश्व सूखा एटलस इस बात पर जोर देता है कि जलवायु प्रेरित सूखा एक जरूरी वैश्विक मुद्दा है और इस चुनौती से निपटने के लिए कार्रवाई योग्य नीतियों और निवेशों की मांग करता है। यह रेखांकित करते हुए कि सूखा प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण एक स्थायी भविष्य के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि विश्व सूखा एटलस ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद हमने विश्व सूखा एटलस के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको एटलस से के मुख्य अंश बताए। इसके साथ साथ आपको सूखे से निपटने के लिए एटलस के जो 3 क्षेत्रों में रणनीतियां हैं उन्हें बताई। मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या है, उसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है उनके बारे में बताया। ठीक है, और इसके बाद हमने विश्व के प्रमुख सूखा क्षेत्र की बात की और इसके बाद हमने निष्कर्ष पर चर्चा की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।